हेलो फ्रेंड्स। देख लेते हैं आज पूरे दिन नेशनली, इंटरनेशनली और बिज़नेस की दुनिया में क्या क्या हुआ है। छोटा रखने की कोशिश करेंगे वीडियो को, पर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सारे न्यूज़ कवर कर दूँ। तो आपके लिए भी फ़ायदा ही है, जो भी इसको देखेगा कि एक स्ट्रेच में जितना भी हो 20 मिनट, 25 मिनट में या फिर आधे घंटे में पूरी चीज़ आपको पता लग जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला जो है वो पहलगाम टेरर अटैक पे अपडेट है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए, ताकि टेररिस्ट को हंट डाउन किया जा सके, और इंडिया को भी रेस्पॉन्स जो है वो लिमिटेड रखने की सजेशन दी है, ताकि ब्रॉडर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। उधर बहुत दिनों बाद लास्ट जो अटैक से पहले स्पीच दिया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर ने, वो अभी 10 दिन बाद सडनली इमर्ज हुए हैं। इतने दिन पता नहीं कहाँ पे थे, सडनली इमर्ज हुए हैं, और वहाँ पे इंडिया को भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि मिलिट्री मिस एडवेंचर ना करें। वैसे ऑनलाइन इनके खिलाफ काफ़ी ट्रोलिंग और काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से इनका रेजिग्नेशन डिमांड किया जा रहा है, और जो भी पाकिस्तान में उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं उसका इल्ज़ाम इन पे डाला जा रहा है, चाहे वो बीएलए के अटैक्स हों, चाहे जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हों, इन पे डायरेक्टली ब्लेम करके इनसे रेजिग्नेशन मांगी जा रही है। नेशनली अगर हम लोग बात करें तो अब ये जो 2-4 दिन है, 4-5 दिन रादर, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि इंडिया में काफ़ी हैवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने कल से एक्सपीरियंस किया होगा। कैलकाटा में तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है कल से, और दिल्ली एनसीआर, अब देखो इंडिया में हालत कैसी है। एक दिन पानी किसी तरीके से बरस गया थोड़ा सा, एंड द डेथ स्टार्टेड हैपनिंग। अ मदर एंड हर 3 चिल्ड्रन डाइड इन न्यू दिल्ली, एक दिन के बारिश से। सो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। कास्ट सेंसस के ऊपर एक कल मैंने वीडियो बनाया था, इसके ऊपर एक नया अपडेट ये है कि हो सकता है पसमंदा मुस्लिम्स, जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं, बीजेपी के एक तरीके से बीजेपी इनको फेवर करती है, इनके फेवर में बातें तो एटलीस्ट करती है, तो पसमंदा मुस्लिम्स को ओबीसी के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सो देयर इज़ अ अटेम्प्ट कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक तरीके से कास्ट के बेसिस पे थोड़ा डिवाइड किया जाए, ताकि जो होमोजेनस तरीके से जो वोटिंग होती है ये सबको थोड़ा रोका जा सके। हायर कास्ट मुस्लिम अपना अलग चले जाएं, और ओबीसी को बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनके साथ आ जाए। तो ये एक अटेम्प्ट है कास्ट सेंसस में। हालांकि कांग्रेस जो है उन्होंने पहले तो निंदा किया था इस चीज़ का, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से डिमांड करती आ रही थी कास्ट सेंसस का। बीजेपी बहुत स्ट्रिक्टली इसको मना करती थी, काफ़ी मजाक भी बनाया है, बट अब सडनली कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, तो कांग्रेस का ये कहना था कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि पहलगाम में से लोगों का ध्यान हट के ये कास्ट सेंसस पे हम लोग डिबेट करने लग जाएं। हालांकि बाद में कांग्रेस का तो ये डिमांड था ही, वो टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे थे, और वैसे भी कास्ट सेंसस को वो फेवर करते थे, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने इसको वेलकम भी किया है, और मोर और लेस हर स्टेट के कांग्रेस ने, सेंट्रल जो उनका हाई कमान है वो सब ने इसको वेलकम ही करा है। एक बहुत ही बुरी खबर है, एक नेपाली स्टूडेंट फिर से, ये जो एक बदनाम सा इंस्टीट्यूट है उड़ीसा का, इसमें फिर से शी हैंग्ड हर सेल्फ। जो पहले आज से 3-4 महीने पहले हुआ था, सेम चीज़ दोबारा रिपीट हुई है। टीचर्स तो उस वक्त वीडियो बना बना के माफ़ी मांग रहे थे, पता नहीं फिर से क्या हुआ, अगेन द सेम थिंग हैपेंड। तो इससे क्या होता है कि इंडिया का नाम भी ख़राब होता है, स्टूडेंट के सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन एक लग जाता है कैंपस में, और इंडिया के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है नेपाल के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। केरला को एक नया पोर्ट मिला, विजहिंजाम पोर्ट। ओके, तो ये आप लोगों को, अगर स्पेशली जो लोग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। और पोर्ट से क्या होता है, पोर्ट से कोई भी जगह जो है ना वो ग्लोबल मैरीटाइम मैप में आ जाता है। जैसे सिंगापुर है, दुबई है, कोलंबो है, ये शंघाई है, ये सब ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के मैप में आ जाता है। तो इसलिए पोर्ट्स का खुलना इज़ अ बिग न्यूज़, कि वो एरिया जो है वहाँ पे डेवलपमेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, क्योंकि वो ग्लोबल मैरीटाइम मैप में आ जाता है। तो दिस न्यू इंटरनेशनल सी पोर्ट ओपनड इन केरला, पीएम इसको इनाग्रेट कर रहे हैं। पीएम हर जगह जा रहे हैं, वैसे बिहार में रैली कर रहे हैं। अभी मैं एक और न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मूवीज़ वगैरह में जहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पे भी चले गए थे। तो थोड़े से नॉन सीरियस लग रहे हैं यहाँ पे, कभी पोर्ट इनाग्रेट कर रहे हैं, कभी इलेक्शन रैली कर रहे हैं, कभी जियो का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे मूवीज़ को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें चले जाते हैं, उसको इनाग्रेट करते हैं। तो थिंग्स आर लिटिल वियर्ड दिस टाइम विद आवर प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ने एक डिफेंस डील साइन करी है $131 मिलियन की, जहां पे मैरीटाइम सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इंडिया अक्वायर करेगा यूएसए
के यूएसए से, जो ये जो चीज़ है ना, ये है सोनोबॉय इसको को प्रोड्यूस किया जाएगा और इंडिया इसको अक्वायर भी करेगा यूएसए से। ये सबमरीन्स में लगती हैं, बेसिकली जो अंडर वाटर सर्वेलेंस में काम आता है। स्पेशली इसको किया गया है आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसको ध्यान में रख के। एयर इंडिया ने कहा है कि ये जो पाकिस्तानी एयर स्पेस को इंडिया के लिए बंद कर दिया गया है, इससे एयर इंडिया को एक साल में $600 मिलियन का लॉस होगा। तो पाकिस्तान एयर इंडिया एक तरीके से हेल्प मांग रहा है कि कुछ हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से एयर इंडिया को किया जाए। उसके बाद ये मैं उस समिट की बात कर रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए हैं, वेव्स समिट 2025, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इसमें जाके इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। मतलब यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्या? आई डोंट नो क्या है, बट एक टर्म लोगों को याद रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। ये जो कंटेंट क्रिएशन है, मूवी क्रिएशन है, कोई भी एक क्रिएटिविटी का काम है ना, ऑडियो विजुअल कोई भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ तैयार कर रहे हो, दैट ऑल कम्स अंडर ऑरेंज इकोनॉमी। ये जो यूट्यूब का कंटेंट भी जो तैयार होता है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, तो चलो दुनिया का कुछ देख लेते हैं, दुनिया भर में क्या चल रहा है। मिडिल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में तो इजराइल है ही, अभी तक गाज़ा में बमबारी कर रहा था, 2 दिन से सीरिया में बमबारी करने लग गया है। सीरियन प्रेसिडेंशियल पैलेस को, डमास्कस के पास उसने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। सीरिया में वैसे कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं ड्रूज़, ठीक है, ये इस्माइली शिया सेक्ट के हैं, मगर ये इतने ज़्यादा डाइवर्ज हो गए हैं कि ये अपने आप को मुस्लिम्स मानते भी नहीं हैं। तो ये लोग जो हैं, इनके जो लीडर्स हैं, ये कंप्लेन कर रहे हैं, जो सीरिया की प्रेजेंट अभी जो गवर्नमेंट है, जो लोग भी वहाँ पे सत्ता चला रहे हैं, कि सेक्टेरियन वायलेंसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में 100 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं ड्रूज़ कम्युनिटी के। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। ट्रिवियल टाइप न्यूज़ है, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। वैसे इजराइल ने हूथी मिसाइल्स को रोका है, जो यमन से चलाई थी हूथी रिबेल्स ने, हाइफा को टारगेट करते हुए। वहाँ पे उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसने ब्लॉक कर दिया। इजराइल इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम वाइल्ड फायर। वहाँ पे गर्मी और सूखा इतना ज़्यादा पड़ा है कि जेरूसलम के पास 5000 एकड़ ज़मीन जो है वो फायर के अंडर में है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया से हेल्प आया है इनको, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से, अलग अलग देशों से, इस फायर को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी एक बड़ी चीज़ हो गई है। वाइल्ड फायर जेरूसलम में आ रहा है, जेरूसलम वाइल्ड फायर के अंडर में है। उसके बाद यूएस की बात करें तो जो यूएस के पुराने फॉर्मर एनएसए थे, अभी 2 दिन पहले तक एनएसए थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। माइक वॉल्ट्स नाम था इनका, जो पहले आई थिंक मैंने डिस्कस करा है, सिग्नल चैट जो लीक किया था, इनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था पीटर हेग्सेथ, उसके कुछ चैट लीक हो गए थे। वो जो ग्रुप, या जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है ना, वो सारी चीज़ इसने बनाई थी, माइक वॉल्ट्स ने, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था। इसको जॉब से निकाल दिया गया है। हालांकि ये लोग कवर अप कर रहे हैं, जो जेडी वैंस है वाइस प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो निकाला नहीं, इनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन होकर ये कहाँ गए हैं? ये यूएन के एनवॉय बन गए हैं। वो सबको पता है कितना प्रमोशन हुआ है। ये एनएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएन एनवॉय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि इनको निकाल दिया गया, इनके जगह पे मार्को रूबियो को रखा गया। मार्को रूबियो ऑलरेडी होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, आई थिंक, हाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उसके साथ साथ ये अमेरिका के एनएसए भी हैं। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज मार्को रूबियो को मिली है। ये ट्रम्प के बहुत बहुत क्लोज हैं और ट्रम्प के पॉलिसीज़ को रातों रात इंप्लीमेंट करते हैं। आते साथ ही इन्होंने 15% जॉब्स लोगों को फायर कर दिया अपने डिपार्टमेंट में। हज़ारों की संख्या में वीज़ा कैंसिल कर दिए। जो ट्रम्प चाहता था बिल्कुल हूबहू उसने किया। तो ट्रम्प का बड़ा फेवरेट बंदा है ये। अच्छा, उसके बाद ट्रंप ने एक और थ्रेट दिया है पूरी दुनिया को कि सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगी अगर कोई ईरान का ऑयल यूज़ करेगा। तो उसमें इंडिया भी आता है और इंडिया के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगने का एक डर है। यूएस सेनेट ने एक बिल पास करने की कोशिश की थी, जो ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ जो वो लगा रहा है उसको अंडू करेगा, उसको हटा देगा एक तरीके से। तो ये जो बिल था ये 50-50 रेशियो पे फंस गया था। आधे लोगों ने फॉर पे वोट किया था, आधे लोगों ने अगेंस्ट पे वोट किया था। फाइनली टाई ब्रेकिंग वोट वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में था और वाइस प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली ट्रंप की बात ही मानेगा। तो बहुत ही नैरो मार्जिन से ट्रंप का ये जो ग्लोबल टैरिफ है ये बच गया यूएस सेनेट में, नहीं तो ये अंडू हो जाता अगर एक वोट भी, इनका ओरिजिनल वोट अगर इधर से इधर हो गया होता तो। वैसे यूएस थोड़ा खुराफात के भी मूड में है, जैसे चाइना करता है वैसे ही यूएस भी कर रहा है। बेसिकली होगा तो कुछ नहीं, मगर चाइना को जलाने के लिए इसने करा है। सीआईए ने जो है
चाइनीज़ भाषा में कुछ वीडियोस रिलीज़ किए हैं जो कि अपील कर रहा है चाइना के ऑफिशियल्स को कि जो लोग अपने जॉब से परेशान हैं, जो लोग चाइना की सरकार से परेशान हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान हैं, वो चाइना की खुफिया बातें अमेरिका को बता दें। अमेरिका उसको उसके बदले में अच्छे खासे पैसे देगा और तमाम ऑफ़र्स भी उसने दिए हैं, अमेरिका ने दिए हैं उन चाइनीज़ ऑफिशियल्स को। तो कौन ही करेगा, चाइना में तो और भी ज़्यादा, और एस्पियोनाज ये सब देशद्रोह का मामला हो जाता है, कोई करेगा तो नहीं वैसे, और स्पेशली जब इतने ओपन में ऑफ़र दे रहा है। मगर ये बस चाइनीज़ गवर्नमेंट को चिढ़ाने के लिए उन्होंने इस टाइप के वीडियोस रिलीज़ किए हैं। चाइना भी ऐसी हरकतें करता रहता है, तो अमेरिका ने एक टिट फॉर टैट दिया है वहाँ पे। ट्रंप जो है ट्रेड डील के बारे में आजकल बात कर रहा है कि टैरिफ तो उसने ब्लैंकेट लगा दिया पूरी दुनिया पे, पर वो बायलैटरली अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील करके इस टैरिफ से, ताकि यूएस और वो देश, पर्टिकुलर देश दोनों बच जाएं उससे, तो केस बाय केस बेसिस पे, कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे वो बायलैटरल डील साइन करेगा। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान सबके साथ करेगा। इंडिया के साथ बात चल रही है, अभी भी सारी नेगोशिएशन जो है वो इनकम्प्लीट हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने मिनरल डील साइन कर लिया है यूएसए के साथ। जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा इनके पास है वो अमेरिका इनसे लेगा। रेयर अर्थ तो क्या ही लेगा, रेयर अर्थ तो उतना है भी नहीं उसके पास, बट जो भी मिनरल्स है, काफ़ी दूसरे टाइप के मिनरल्स हैं जो यूएस यूक्रेन से उठाएगा। तो जेलेंस्की भी खुश है, उसने हिस्टोरिक इस एग्रीमेंट को कहा है, और एक तरीके से यूएस भी, ट्रंप ने भी जो प्रॉमिस करा था अपनी जनता से कम फेस सेविंग उसकी हो गई। और एक काफ़ी एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, यूक्रेन की एक जर्नलिस्ट थी विक्टोरिया रॉकशाइना, इसको रशियंस ने पकड़ लिया था, इसको टॉर्चर किया, और इसकी जब बॉडी वगैरह मिली बहुत बहुत बुरी हालत में थी, इसकी म्यूटिलेटेड, कंप्लीटली स्कल टूटा हुआ था, ब्रेन बाहर था इसका, आई सॉकेट से बाहर थी, हेड पूरा शेव्ड था, काफ़ी सारे बॉडी के बोन्स टूटे हुए थे, बहुत ही बर्बर हालत में इसकी बॉडी मिली है। मतलब बहुत ज़बरदस्त इसको टॉर्चर करके मारा गया था। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ है, जो यूक्रेन के जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके का टॉर्चर हुआ है रशिया में, रशियन कस्टडी में। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और बात करें तो स्पेन, पोर्चुगल, 2-3 दिन से इनके यहाँ बिजली नहीं थी। पूरे स्पेन और पोर्चुगल में कुछ ग्रिड का इशू हो गया था, जो अफ्रीका से, इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रिड है, बिजलियाँ इनकी अफ्रीका से आती थी, जो सोलार बिजली होती थी वो सब अफ्रीका वगैरह से आती थी, तो उनके ग्रिड में प्रॉब्लम हुआ, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि पूरा का पूरा देश जो है अंधेरे में चला गया, और सारी चीज़ें बंद पड़ गई थी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, मेट्रो हो, सब कुछ बंद हो गया था। 2-3 दिन पूरा ब्लैकआउट रहा स्पेन और पोर्चुगल में। तो वो लोग अभी काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ को लेके कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रिड सिस्टम एस्टैब्लिश करा है, या जो इंटर कंट्री ग्रिड सिस्टम इस्टेब्लिश करा है, इस पे कितना विश्वास किया जा सकता है, इसको लेके वहाँ पे अभी डिबेट है। पाकिस्तान की बात करें तो एक सोलार रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ है, इसलिए नहीं कि वो लोग बहुत एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार बिजली नहीं दे पाती है, तो लोगों को मजबूरी में सोलार लगवाना पड़ रहा है। बट ये अमीर लोग ही कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जिनके अपने घर हैं, इंडिपेंडेंट घर हैं, वो सोलार लगा रहे हैं, ताकि कम से कम उनको बिजली तो प्रॉपर मिल सके, क्योंकि सरकार तो अब उनका हाल क्या है वो तो पता ही है सबको। मिडिल क्लास जो है वो प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा है, उसकी हैसियत भी नहीं है वो सोलार लगा ले, और उनकी तो खैर बात ही छोड़ो। तो वहाँ पे इस टाइप का एक सोलार रेवोल्यूशन देखा जा रहा है अमंग द वेल ऑफ फैमिलीज़। वहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक इंसेक्टिसाइड है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्लोरपाइरीफॉस। ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूरल डैमेज करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो इस केमिकल को, इस इंसेक्टिसाइड को पूरी दुनिया बैन करती है, बहुत सारे देशों ने बैन किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली डील्स विथ पीओपीज़, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पीओपीज़ जितनी भी हैं उसको लेके ये लोग एनालिसिस करते हैं, बातचीत करते हैं, किसको रखा जाए, किसको निकाला जाए। ऑन दिस बेसिस स्टॉकहोम कन्वेंशन में काफ़ी सारे देशों ने इस केमिकल को बैन किया है, मगर इंडिया नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक इस पे डिपेंडेंट है। हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट है वो इसको बैन करने लायक अभी तक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, उस हिसाब से जो कॉस्ट है, जो डेंजर है, वो रिलेटिवली कम है। तो इंडिया ने मना कर दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है वो फ्रांस में चल रहा है, मगर फ्रांस का नहीं है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, और सारे दोस्त दुश्मन हर टाइप के देश जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। इसमें यूएसए भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, और ईयू, यूरोपियन यूनियन भी है। तो इंडिया ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट को सप्लाई किए हैं। आई थिंक 3 पार्ट्स हैं जो इंडिया ने बना के इस प्रोजेक्ट में सप्लाई किया है। अभी जो इसमें पार्ट लगा
जिस वजह से ये न्यूज़ में है, वो है मोस्ट पावरफुल मैग्नेट, ये यूएसए ने दिया है इनको। ठीक है, ये मैग्नेट इतना पावरफुल है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उठा सकता है, पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़े मास को वो हवा में उठा सकता है, इतना पावरफुल ये मैग्नेट है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट है और इसको सप्लाई यूएसए ने करा है इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद कुछ और पॉलिसीज़ की बात करते हैं। जैसे नेपाल में आप लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट में जो लोग चढ़ते हैं नेपाल से परमिट लेते हैं, और माउंट एवरेस्ट में पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग उसमें इनफैक्ट जैम लगने लग गया था माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए। तो अभी नेपाल गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिट मिलेगा जो पहले किसी 7,000 मीटर के पहाड़ में पहले चढ़ चुके हैं। अभी क्या हो रहा था कि हर कोई ऐरा गैरा परमिट लेके चढ़ जा रहा था, भले ही वो कभी अपने मैक्सिमम अपने घर के छत तक चढ़ा होगा, वो भी परमिट लेके कोशिश करता है कि एवरेस्ट तक चला जाए। तो अब ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही परमिट मिलेगा ताकि भीड़ कम हो सके। वहाँ पे फिनलैंड ने जो है स्मार्टफोन्स को बैन कर दिया है क्लासरूम में, ताकि लोग जो हैं वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ना कि स्मार्टफोन में लगे रहें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं खुद भी फेस करता हूँ जहाँ जहाँ पे पढ़ाता हूँ, कि पढ़ा रहा हूँ और बच्चे 2 मिनट बाद बाद स्मार्टफोन निकाल के अपना जो फ़ोन, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इट्स अ गुड मूव फ्रॉम फिनलैंड। अच्छा बाकी साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान ने अपना एक क्या बोलते हैं, कठपुतली प्रेसिडेंट बना के बिठाया हुआ है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उसका नाम है सुल्तान चौधरी। सुल्तान चौधरी बेसिकली ये पाकिस्तान जो लिख के देता है वही बोलता है, ऑब्वियसली उनका बंदा है। तो ये बोलने लग रहा है कि यूएन को इंटरवीन करना चाहिए इंडिया के मामले में पहलगाम अटैक के बाद। बेसिकली ये हमेशा फॉरेन इंटरवेंशन के दया पे ही हमेशा निर्भर रहते हैं कि कहीं बाहर की ताकतें जो हैं वो सीज़ फायर करा दे, बाहर की ताकतें जो हैं वही कश्मीर सॉल्व करा दे। इनके अकेले के बस का उतना कुछ होता नहीं है, ये तो हमेशा फॉरेन इंटरवेंशन की मर्सी पे ज़िंदा रहते हैं ये। बलूचिस्तान में जैसे चीज़ें चल रही थी वैसे ही हैं, अटैक्स हुए जा रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री पे। रिसेंटली 10 लोगों को भी मार दिया गया। तो बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक कि बलूचिस्तान अलग नहीं होता। और सिंध का तो अपना चल ही रहा है। बांग्लादेश एक नया फेल्ड स्टेट टाइप का बन रहा है, अच्छा खासा चल रहा था, बट शेख हसीना के बनने के बाद जो जमात इस्लामी है, इस्लामिस्ट ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और ये अभी जैसे एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया है कि अब किसी को भी जब तक वो अफ़गानिस्तान वाला शरिया नहीं लगता तब तक ये लोगों को शांति नहीं पड़ेगा। चलो शेख हसीना को निकाल दिया, यूनुस को उन्होंने रखा। यूनुस काफ़ी ज़्यादा प्रो इस्लामिक ग्रुप था, मगर अब जितना भी हो यूनुस कम से कम तालिबान तो नहीं है। तो यूनुस भी जो रिफॉर्म कर रहा था वो इतना ज़्यादा इस्लामिक नहीं था जितना इन लोगों को चाहिए था। अब ये थ्रेट कर रहे हैं कि यूनुस को, कि अगर इन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो यूनुस का भी जो फेट है वो शेख हसीना जैसा होगा, उसको भी रातों रात भागना पड़ेगा। और यूनुस को तो इंडिया में भी शरण नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगा। तो इस्लामिक एक बार जब आप इन लोगों को थोड़ा लेवरेज दे देते हो ना, तो उसके बाद तो समझ लो आपका देश नेक्स्ट अफ़गानिस्तान, नेक्स्ट सीरिया बनने वाला है। ठीक है, तो यही हमें बांग्लादेश में दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेडेक है कि हम सबसे बड़ा बाउंड्री भी शेयर करते हैं इन लोगों के साथ, और हमारे एकदम बगल में है, लिटरली बगल में है। ठीक है, 94% बाउंड्री हम इसका घेर के बैठे हैं। और इतना पास वाला देश जो इतना इंडिया के साथ इंटरवाइंड है, ये अगर सीरिया या अफ़गानिस्तान बन जाए तो दैट विल बी अ बिग बिग हेडेक फॉर अस। ठीक है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों ही लॉबी कर रहे हैं जो ट्रंप के एलाइज़ हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए। और ये पैसे दे के होता है, यूएस में लीगल है कि आप लॉबीस्ट को जो है वो हायर कर सकते हैं। तो दोनों ही लॉबीस्ट हायर कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी बात ट्रंप तक पहुंचाई जा सके। तो यूएस का ये एक अपना सिस्टम है। अच्छा, कनाडा की बात करें, कुछ और जहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कनाडा में लिबरल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती तो नहीं है, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। मार्क कैर्नी जो हैं ये नए पीएम बनेंगे, और इनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है दूसरे पार्टीज़ का, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट ये फॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली ट्रंप ने जितना उकसाया था इन लोगों को कि कनाडा को एनेक्स कर लेंगे, फिर टैरिफ भी लगाया, उन सब के बदौलत ये बंदा जीता, नहीं तो इसको जीतने का उतना चांस नहीं था। तो एनीवेज ये जीत गया है। और कनाडा में एक और रूल भी पास किया गया है कि अब बच्चे जो है वो मल्टीपल पेरेंट्स रख सकते हैं। पता नहीं ये कनाडा वाले क्या क्या करते रहते हैं, मतलब अब 2 से ज़्यादा पेरेंट्स लीगली एक बच्चे का हो सकता है। क्या करना चाहते हैं ये लोग, पता नहीं। तो कुछ ज़्यादा ही वोक हैं कनाडा वाले। एनीवेज, तो वेटिकन की बात करें तो 7 तारीख को इनका कॉन्क्लेव होने वाला है जिसमें नया पोप चुना जाएगा। पहले 120 कार्डिनल इलेक्टर्स होते थे जो पोप चुनते थे, अब पोप फ्रांसिस ही ये चेंज करके गए 133
कार्डिनल इलेक्टर्स होंगे जो नया पोप चुनेंगे, और एक कार्डिनल को फाइनेंशियल कोई इसने घपला वगैरह करा था तो इसको निकाल दिया गया है। कार्डिनल बेसियो नाम है इसका, इटालियन पोप है, इटालियन कार्डिनल है, इसको निकाल दिया गया है फ्रॉम द इलेक्टर्स, और 133 लोग मिलके अब जो है नया पोप चुनेंगे। कमला हैरिस पहली बार दिखी इलेक्शन हारने के बाद, लास्ट उनकी पिक्चर आई थी इलेक्शन हारने के बाद अपने किसी भतीजी या भांजी के साथ बैठ के लूडो जैसा कुछ खेल रही थी। दैट वाज द लास्ट पिक्चर ऑफ हर। उसके बाद अब पहला पब्लिक अपीयरेंस इनका हुआ है। आते साथ ही वही जैसे करते हैं ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ला रहा है एंड ऑल दैट, उसने अपना पहला दर्शन दिया हारने के बाद। टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एडवांसेस की बात करें तो चाइना ने एक सबमरीन टाइप बनाया है, बट सबमरीन है वो अनक्रूड है, उसमें लोग नहीं होंगे, इट इज़ अनक्रूड, और बहुत हाई स्पीड है, हाई स्पीड सबमरीन है। इसका नाम है ब्लू व्हेल, और इसकी स्पीड इतनी होगी कि ये यूएस के जो टॉर्पीडोज़ हैं उनको डॉज कर सकता है, उनको आउटरन कर सकता है, क्योंकि यूएस के टॉर्पीडोज ऐसे भी बहुत स्लो होते हैं। 36 टू 40 नॉट्स की स्पीड होती है यूएस के टॉर्पीडोज़ की, और इस अनक्रूड जो सबमरीन है इसका भी स्पीड ऑलमोस्ट इतना ही है। तो अगर कोई टॉर्पीडो पीछा करे तो ये इजीली उसको आउटरन कर सकता है। हालांकि दुनिया में हर टॉर्पीडो इतना स्लो नहीं होता है। रशिया के पास 200 नॉट के भी टॉर्पीडोज़ हैं, और ईरान के पास 194 नॉट का टॉर्पीडो है, और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा तेज़ है। अमेरिका पता नहीं इसमें कहाँ से पीछे रह गया। वैसे अमेरिका ने एक नया हथियार टेस्ट किया है, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन, जो फिलीपींस के साथ इसका एक ड्रिल चल रहा है। चाइना के बिल्कुल नाक के नीचे इन्होंने टेस्ट किया है। ये माइक्रोवेव वेपन्स जो होते हैं ये कोई भी दुश्मन का कुछ मिसाइल हो या ड्रोन हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को जला देता है। आपकी तरफ अगर आ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकता है और उसको कंप्लीटली डिसेबल कर सकता है। ये काइनेटिक नहीं है, मतलब कुछ फेंक के नहीं मार रहे हो आप उस पर, कोई गोली वोली नहीं चला रहे हो उस पर, बट ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसके थ्रू आप उसके जो वेपन है उसको डिसेबल कर देते हो। तो इसको यूएसए ने टेस्ट करा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस न्यूज़। इंडिया में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं हमारे बिजनेस एरिया में आज के दिन। तो सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट उतना ही है, 24,500 गया था, फाइनली बंद हुआ 24,350 में आई थिंक। और निफ्टी में कोई ज़्यादा इसमें ड्रामेटिक कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। न्यूज़ बना रहा है रिलायंस पावर, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की नहीं है। इन्होंने 10,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है विथ एसईसीआई। एसईसीआई जो सोलार इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है भारत की, उसके साथ ये लोग एक सोलार बीईएसएस बनाएंगे जो कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। मतलब सोलार से बिजली बना के वो बैटरी में स्टोर करेंगे। और इसका जो डील है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है एनयू सनटेक, 25 साल का एक डील है, 3.5 रुपये के भाव में किलोवाट, 3.5 रुपये पर किलोवाट के रेट पे ये लोग बिजली परचेज करेंगे फ्रॉम एसईसीआई, और 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अनिल अंबानी की जो ये कॉन्ग्लोमरेट है इसको थोड़ी बहुत जान मिली है। ये लोग पूरी तरीके से ऑलमोस्ट आउट ऑफ न्यूज़, बिल्कुल ही जैसे ठप हो गया था, अब थोड़ा थोड़ा ये लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इंडियन रूपी की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, 84 के नीचे गया है, पिछले 2 दिन 84 के नीचे था, 83.77 टच किया था, जो कि दिखा रहा है कि इंडियन रुपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। जो फॉरेन के पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में आ रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स, हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी चीज़ें इंडिया में शुरू हो रही हैं, तो इसके वजह से इंडियन रुपी को लेकर सेंटिमेंट्स ठीक हैं, और रुपी का जो वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। एप्पल की बात करें तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि आईफोन जो यूएस में बिकेंगी वो ज़्यादातर अब से इंडिया में ही बनेंगी। जून क्वार्टर से सारी आईफोन्स जो भी यूएस में बिकेगा वो सब इंडिया में ही बनेगा, ताकि इनको ये जो $900 मिलियन का जो टैरिफ का एक धक्का पड़ा है उसको मिटिगेट किया जा सके। वैसे इनके रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। Q2 2025 का अगर देखा जाए तो $94.56 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया है। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स ने 48% ग्रोथ दिखाया है Q4 में, और इनका नेट प्रॉफिट रहा है, पोर्ट्स की नेट प्रॉफिट रहा है 3,000 करोड़ से ज़्यादा, और रेवेन्यू रहा है ऑलमोस्ट 8,500 करोड़। इससे क्या हुआ कि अडानी ग्रुप्स के जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें थोड़ा उछाल देखने को मिला, इंक्लूडिंग अडानी एंटरप्राइज जो 5% से उछल गया। पूरी कंपनी की अगर आप बात करो तो 11,061 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो 37% ज़्यादा है, जो 37%
ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, और ज़्यादातर जो प्रॉफिट है इनके पोर्ट ऑपरेशन से आया है। तो इससे क्या हुआ कि अडानी का जो डोमिनेंस है इंडिया के लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो एकदम से खुल के सामने आया है कि दे आर द वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर इन इंडियाज़ लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल्ड प्राइसेस की बात करें, फिर से अब गोल्ड प्राइसेस थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गई हैं, $3,300 के नीचे चली गई हैं, क्योंकि जो टैरिफ वाला जो सब ड्रामा चल रहा था वो थोड़ा सा नीचे गया है। और यूएस के जॉब डेटाज भी आए हैं। इनका जो जॉब डेटा है, एनएफपी बोलते हैं, नॉन फार्म पेरोल होता है, जो जिसने कहा है कि अप्रैल मंथ में 1,30,000 जॉब्स इन्होंने इंक्लूड करी हैं, जो कम हो गया है। मार्च में 2,80,000 था। तो एनएफपी का डेटा इनका थोड़ा ख़राब आया है, टैरिफ भी थोड़ा शांत हुआ है। ये सब के चलते गोल्ड प्राइजेस नीचे आ गई हैं। अक्षय तृतीया में जितना इंडिया सोना खरीदता था उतना इंडिया ने सोना नहीं खरीदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइजेस हाई हो गई थी। वैसे भी इंडिया ने जो शादी वाला सीज़न था लास्ट फरवरी तक, उसमें 12,000 करोड़ का सोना का परचेज़ किया गया है इंडिया में। कुछ कुछ तो ऐसे थे कि एक दिन में 1,000 करोड़ का गोल्ड इंडिया में सेल हुआ था। तो ऑलरेडी इंडिया ने गोल्ड परचेजेस अपने कर लिए हैं। अभी जो है माहौल पूरा ठंडा है। अगर इंडिया की जॉब मार्केट की हम बात करें, तो गैलप रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा है कि 50% जो इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्लान कर रहे हैं जॉब स्विच कर दें, और 30% जो हैं वो डेली स्ट्रेस फेस कर रहे हैं अपने जॉब्स में। 82% जो वर्कर हैं वो सोच रहे हैं कि 2025 में ही अपना जॉब चेंज कर लें, ड्यू टू मेडिकल कवरेज या फिर बेटर वर्क एनवायरनमेंट। जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंडिया के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, दे आर फेसिंग क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे स्विच ओवर कर जाएं। हालांकि एम्प्लॉय फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इंडिया में उतनी नहीं है। ये इंडिया का जो वर्क एनवायरनमेंट है इसके लिए बदनाम है। टेक्नोलॉजी जाइंट्स की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट $70.1 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है Q3 में, जो 18% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के मामले में। और इनका जो मेन अभी पैसा आया है वो इनकी क्लाउड सर्विसेज और एआई सर्विसेज के वजह से है। मेटा ने भी कहा है कि 2035 आते आते ये लोग $1.4 ट्रिलियन जनरेट कर लेंगे थ्रू रेवेन्यू बनाएंगे थ्रू जनरेटिव एआई। ओके, वैसे भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और जजेस ने भी कहा है कि एआई जो है वो कॉपीराइटेड वर्क को हार्म कर सकता है। सैम ऑल्टमैन ने एक नया डिवाइस बनाया है जो लोगों की आइरिस को, आंख की आइरिस को स्कैन करके सबकी एक यूनिक आईडी बना सकता है, जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा। एक ऐप होगा, उसमें सबका ये डेटा स्टोर होगा, तो सबको एक यूनिवर्सल आईडी मिल जाएगा, अपने आधार कार्ड की तरह नहीं, ये पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। और इनका वो डिवाइस स्कैन करेगा और आपका आईडी उस ऐप में स्टोर हो जाएगा। दैट विल गिव यू अ यूनिक आईडी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब आधार जैसे विदेश में नहीं चलेगा ना, ये वाला पूरी दुनिया में एक होगा सबके लिए। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा प्रोडक्ट है। अगर ये नॉर्मल लाइफ्स में, अभी तो यूएस के कुछ कुछ स्टेट में ही पायलट टेस्टिंग के बेसिस पे चल रहा है, अगर पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाए तो काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है। वहाँ पे ओपन एआई जो चैट जीपीटी है, इन्होंने जो अपना अपडेट था GPT-4o का जो अपडेट था उसको वापस ले लिया है, क्योंकि जो रिप्लाईज आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा साइकोफैंटिक थे। साइकोफैंटिक मतलब चापलूसी कर रहा है आपकी। अगर आप कोई गलत बात भी बोलोगे तो उसको हाँ हाँ बोल के वो सही ठहरा देगा। तो बेसिकली यूज़र की चापलूसी कर रहा था ये, तो इसीलिए इसको जो है वापस ले लिया गया है। इसको ठीक करके वापस से अपग्रेड किया जाएगा। तो साइकोफैंटिक इसको बोलते हैं, अगर कोई चापलूसी बहुत ज़्यादा करे। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई में अब नए अपडेट्स आएंगे। जो यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 50% टाइम जो है 50% से जो है फास्ट कर देगा यूपीआई के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं। और इस साल अप्रैल का बात करें, अभी जो लास्ट मंथ गया, 2,36,000 करोड़ जीएसटी ही इकट्ठा हुआ। ये तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट तो और भी आता है। तो मैंने पहलगाम वाले वीडियो में भी बोला था कि 2-2 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्ट करती है सरकार। और इतने इंपॉर्टेंट जो मीडो था, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं था, सिर्फ टूरिस्ट लोगों के मोबाइल फ़ोन के भरोसे पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इतना बड़ा एरिया, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं था वहाँ पे, और इतना इतना पैसा इकट्ठा करते हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्विक कॉमर्स की। ज़ोमैटो जो है अपना 15 मिनट का फूड डिलीवरी सर्विस क्विक उसको बंद करने वाला है। रिलायंस रिटेल की काफ़ी बल्ले बल्ले हो रही है। रिलायंस रिटेल जो दुकान है, ये लोगों ने थोड़ा सा दुकानों को टाइट करने का सोचा है। पहले ये लोग हर साल 1,000 दुकानें खोलते थे, अभी सिर्फ 500 दुकानें खोल रहे हैं। और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि 6 से 12 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल होके दिखाना है। पहले ये लोग 2-2 साल का टाइम देते थे प्रॉफिटेबल होने के लिए, अब बहुत कम टाइम में प्रॉफिटेबल होना है, कम दुकानें होंगी। तो इन्होंने सीधा सीधा इशू किया है, परफॉर्म और पेरिश। या तो परफॉर्म करो, नहीं तो दुकान बंद कर देंगे, सबकी जॉब वगैरह चली जाएगी। क्योंकि अभी जो है ये लोग ऑनलाइन ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जियो मार्ट में।
जियो मार्ट में मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, इन दोनों ने डिक्लेयर किया है कि जो जियो मार्ट है वो जो क्विक कॉमर्स के जो मेन अभी चैंपियंस हैं, जैसे ब्लिंकिट है, स्विगी, इंस्टामार्ट है या फिर बिग बास्केट है, इन सब को डिसरप्ट कर देगा, क्योंकि ये ज़ीरो डिलीवरी चार्ज लेने वाले हैं। अब अगर आप यूज़ करते हैं इन सबको तो आपको पता होगा 6 से 8 रुपया डिलीवरी चार्ज लगता है, तो वो ज़ीरो लेंगे तो इससे इनको लगता है मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सामान का भी तो दाम होता है ना। अगर कहीं पे 10-20 रुपये सामान में सामान के भाव में ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप डिलीवरी चार्ज नहीं लोगे मगर आपके सामान महंगे होंगे तो फिर लोग क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इंडिया में प्राइस सेंसिटिव है और प्राइस सिर्फ डिलीवरी चार्जेस में नहीं और भी चीज़ों में होती हैं। रिलायंस एफएमसीजी ने इस साल ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो इनको टाटा कंज्यूमर के बराबर लाके खड़ा कर देता है। तो मैंने कहा ना कि रिलायंस, एफएमसीजी, रिटेल ये सब बहुत आजकल ग्रो कर रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। मैरिको को क्रॉस कर गए हैं, जो सफोला वाले हैं इनको क्रॉस कर गए हैं, और इमामी से 3 गुना बड़े हो गए हैं अब ये। ठीक है, तो रिलायंस एफएमसीजी बहुत एग्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है। और फाइनली ग्लोबल ट्रेड की कुछ बात करें तो ट्रंप के टैरिफ के वजह से चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो सारे कैंसिल हो गए हैं। वर्कर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके वर्कशॉप्स में, क्योंकि ये उनको वेजेस नहीं दे पा रहे हैं। तो ट्रंप का फाइनली एक जगह तो असर हुआ चाइना में। जापान ने वहाँ पे धमकी दिया है कि $1 ट्रिलियन जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है उसकी, वो बेच देगा अगर जापान के साथ यूएस ने अच्छे जो बायलैटरल ट्रेड डील है वो जापान के फेवर में साइन नहीं किया। तो अगर ये $1 ट्रिलियन जापान ने बेच दिया ना, तो यूएस का बॉन्ड मार्केट बिल्कुल हिल जाएगा। यूएस, ट्रंप कोशिश कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, मगर ये अगर बेच देगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि बेच दोगे तो डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यूएस घबराएगा। तो अपना जो ये ट्रेजरी होल्डिंग है इसको अभी अच्छे से यूज़ करने वाला है जापान अपने फेवर में। और यूएसए की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, पहली बार 2022 के बाद इनकी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है, सिकुड़ गई है पहले से, ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और ट्रंप, लाइक एवरी राइट विंग लीडर, इसका ब्लेम खुद ना लेके नेहरू पे, आई मीन बाइडन पे इन्होंने दे दिया है। तो जैसे हर कोई करता है, इंडिया में भी होता है, यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई डोंट नो कितने लोग अभी तक सुन रहे होंगे, बट तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिजनेस। जो भी आपके सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल बी ईगर टू नो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।